Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, our earlier over 100 webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is AGM, accounts and auditing. How to prepare, कैसे prepare करना है, प्रोसीजर्स कैसे कैसे होते हैं, लॉ के कंप्लायंसेस क्या क्या हैं, ना करने पे क्या क्या प्रोसिक्यूशंस हो सकता है, उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज के हमारे स्पीकर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर महादेव पुरानिक. He has a deep interest in society matters and he will be sharing his knowledge and experiences regarding today's topic. Welcome, Mr. Puranik. Please take over and share your knowledge and experiences to our friends. Thank you, sir. Please go ahead. Yeah, yeah. Good evening to all friends. And before I could start, I must thank Hemant sir to give me an opportunity to speak on the topic. Few of the members who are already attending may be aware that on similar topics I had spoken about a year or 2 years back. But it is always better to refresh our knowledge. Hemant sir, should I speak in English or Hindi or mixture? Madhav sir, please speak in English and Hindi, majoritively in Hindi, ताकि Okay. हमारे सभी मित्रों को और बाकी जो YouTube के वीडियो देखेंगे हाँ. उनको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए. थैंक यू सर. Okay. Thank you. Yeah. So मैं क्या करूँगा, some specific point जो मैंने नोट डाउन किए हुए इंग्लिश में पढ़ूंगा और some point में हिंदी में बोलूंगा. तो first of all, I would like to make one statement in the beginning that there must be transparency in preparation of accounts. MC is the trustee and custodian of a member's money, and each rupee must be spent judicially. Is the opening remark I would like to make. Now, आगे सवाल क्या आता है कि सोसाइटी में ये सब अकाउंट ऑडिट की क्या जरूरत होती है. तो उसके कायदे कानून बने हुए हैं, वो सब एमसीएस एक्ट 1961, एमसीएक्स रूल 1962, बायलॉज, वेरियस सर्कुलर से सब उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं. तो अकाउंट्स में क्या बनाना है, उसमें क्या देखना है, मेंबर को क्या देखना है, उसके पहले मैं बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है. कि सेक्शन 75 के मुताबिक एंड कोई प्रोविजन सेक्शन 81 में भी है कि हर सोसाइटी को अपने अकाउंट्स जो जिसका ईयर एंडिंग 31 मार्च में होता है उसका ऑडिट 31 जुलाई तक कंप्लीट करना पड़ता है. इसका मतलब ये है कि ऑडिटर का रिपोर्ट का डेट लेटेस्ट 31 जुलाई ऑफ द ईयर होना चाहिए. ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है. हालांकि बहुत जगह पे ऐसे होता नहीं है, बहुत चीजें सितंबर में होती है
ऑडिटर को 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है, फिर वो लोगों को नोटिस भेजी जाती है, एमसी को भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से और किसी हिसाब से 4 महीने बहुत है ये सब कंप्लायंस करने के लिए। दूसरी बात ऐसी है कि 31 जुलाई के बाद 30 सितंबर को एजीएम बुलाने की टाइम दिया हुआ है कानून ने, और अगर उसके पहले अगर ऑडिट नहीं हो गया या या एजीएम नहीं बुलाई तो फिर सोसाइटी को अपने आप ऐसी कोई एक्सटेंडेड एजीएम करने की कोई भी सुविधा नहीं है। इवन रजिस्ट्रार भी ऑर्डर नहीं कर सकता है, हालांकि रजिस्ट्रार खुद वो इनिशिएट कर सकता है, लेकिन वो कोई ऐसी परमिशन नहीं दे सकता है एक्सेप्ट कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे कि 2021 में गवर्नमेंट ने खुद ने ही एजीएम कंडक्ट करने के लिए 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया था। अदरवाइज कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि 30 सितंबर बाद एजीएम कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात ऐसी है कि अब अभी एजीएम बुलानी है, उसमें तो 94 बायलॉ 94 के हिसाब से पूरा डिटेल दिया है कि क्या क्या सबमिट करना है, क्या नहीं सबमिट करना है। तो मान लो कि एजीएम 30 सितंबर को है, तो उसके पहले 14 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। 14 क्लियर डेज का मतलब ऐसे होता है कि डेट ऑफ द नोटिस एंड द डेट ऑफ द एजीएम आर टू बी एक्सक्लूडेड। और दूसरे उसमें ऐसी बात है कि जो हम लोग इग्नोर करते हैं कि डेट ऑफ रिसिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मान लो कि भले सोसाइटी ने डेट डाली एज्यूमिंग 13 ऑफ सितंबर, लेकिन लोगों को 20 सितंबर जो पहुंची, तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने 14 दिन का नोटिस दिया, वो गलत है। कि मेंबर को रिसीट भी उसी दिन आनी चाहिए, ताकि उसका मतलब 14 क्लियर डेज हो जाता है। ओके, तो अब मैं आऊंगा अकाउंट्स के ऊपर कि जैसा कि सभी का ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है, तो उसके लिए पहले हम मैनेजिंग कमेटी को क्या करना पड़ता है। मैनेजिंग कमेटी को अकाउंट सब प्रिपेयर करके, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के, बैलेंस शीट बना के, लेजर ट्रायल बैलेंस सब ऑडिटर को हैंडओवर करना पड़ता है। तो ऑडिटर अपने हिसाब से अपना ऑडिट शुरू कर देता है। उसी के साथ में मैनेजिंग कमेटी की यह भी जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को इंटरेक्शन करने के पहले सब मिनट, एमसी के मिनट बुक, जनरल बॉडी के मिनट बुक में पेश करके, साइन करके सब रिकॉर्ड पक्का होना चाहिए। उसके बाद में INJ रजिस्टर है, वो भी अपडेट होना चाहिए। सिंकिंग फंड रजिस्टर, रिपेयर फंड रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर, ये सब अप टू डेट होने चाहिए। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारी जगह पे इग्नोर होती है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैश बैलेंस ऑन 31 ऑफ मार्च। ऑडिटर तो चेक नहीं कर सकता 31 मार्च में कैश बैलेंस कितना है, तो एक जिम्मेदारी ऐसी बनती है कि 31 मार्च क्लोजिंग को चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एक सर्टिफिकेट बना देवे कि भाई कैश ऑन हैंड ऑन सच एंड सच डेट इज सो मच वेरीफाइड करके रिकॉर्ड पे रखना है। ऑडिटर को बताना है कि भाई इतना इतना कैश हाथ में था। तो ये एक प्रूफ हो जाता है कि हमने बाद में कुछ किया नहीं है, बाद में कोई पीछे से वाउचर डाले नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब कोई चीजें ऐसी है कि एमसी को क्या देखना है और इसके साथ में मेंबर्स को भी कैसे विजिलेंट रहना है अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स इज अ बैरोमीटर। अकाउंट्स स्पीक अ लॉट, but that is the most neglected document by most of the members. लोग क्या कहते हैं, हमें कुछ समझते हैं नहीं, उसमें एमसी वाले क्या करते हैं पता नहीं है। लेकिन वो जो बैलेंस शीट आती है, इनकम एक्सपेंडिचर आता है, वो बहुत कुछ बोलता है। यानी वो फिगर्स खुद बोलती है कि मेरी सोसाइटी की स्थिति क्या है। इसलिए हर मेंबर, भले वो अकाउंटिंग फील्ड का हो ना हो, उसको किसी की हेल्प लेके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ताकि हमें समझ में आते कि मेरी सोसाइटी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले क्या है कि गवर्नमेंट ने अकाउंट बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब किया है और गवर्नमेंट ने जो ऑडिट मैन्युअल प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से ही अकाउंट बनाने होते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने एक ऑडिट मैन्युअल इश्यू किया है, उसमें क्लॉज 12A में क्लियरली लिखा है कि ये सब चीजें कैसी बनानी है। दूसरी चीज, अकाउंट जो बनाने हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाने हैं। एक्रूअल इसका मतलब ऐसे नहीं कि मेरे पास जो पैसा मैं खर्चा किया वो नहीं, उसके बाद में पीरियड में जो कुछ भी एक्सपेंडिचर है उसके अकाउंटिंग करके वो कंप्लीट करने होते हैं। ओके, दूसरा चीज ऐसे है कि जैसा मैंने आपको कैश के बारे में बताया कि 31 मार्च या कभी भी सोसाइटी के हाथ में कैश 5,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए कहीं, लेकिन बीच में मैं कहीं पर पढ़ा था कि इट शुड बी मैक्सिमम 10,000 रुपीज। अगर उससे ज्यादा है तो तुरंत वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। ओके, अब उसमें क्या क्या है कि देखिए सोसाइटी में बहुत बार सोसाइटी प्रॉफिट नहीं बना सकती है, तो उसको हम लोग सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। क्यों प्रॉफिट नहीं बोलते? सोसाइटी इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, सो इट डजंट अर्न प्रॉफिट, इट हैज अ सरप्लस। तो सोसाइटी का जो सरप्लस आता है कुछ भी, उसमें से 25% सरप्लस जो है वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है, वो बायलॉ लिखता है 149A। दूसरा चीज, बहुत बार ऐसे होता है कि कल्चरल एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस लोगों से लेना वॉलेंट्री है, कंपलसरी, उसके ऊपर बहुत सारे विवाद होते हैं और उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि कल्चरल एक्सपेंसेस कैन बी कलेक्टेड मैंडेटरीली फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, इट इज नो मोर वॉलेंटरी, लेकिन उसमें विवाद आता है फेस्टिवल एक्सपेंस वगैरह। तो सोसाइटी क्या कर सकती है कि जो उसका सरप्लस आता है उसमें से कुछ अमाउंट कॉमन वेलफेयर फंड करके भी अलग से क्रिएट कर सकती है। ये बायलॉ 149B3 में दिया हुआ है। ये भी सोसाइटी सोच सकती है, लेकिन इसके लिए जनरल बॉडी का अप्रूवल लेना अच्छा रहेगा क्योंकि सब मेंबर्स का पैसा है उसमें। फिर ये भी देखना है कि भाई सिंकिंग फंड जो रहता है वो प्रॉपरली रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी सिंकिंग फंड का रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 25% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द मेंबर्स। हालांकि सोसाइटी कैन रिकवर मोर देन दैट, but most societies stick to that 0.25%. Similarly, repair fund जो कलेक्ट करना है, we have to ensure करना है कि 0.75% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया या कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब ऐसे होता है कि भले सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड रिकवर होता है, लेकिन ये टाइमली डिपॉजिट होता है क्या नहीं, इसके ऊपर कई बार कंट्रोल नहीं होता है। मान लो कि हमारा बिलिंग क्वार्टरली है, मान लो अप्रैल टू जून का बिलिंग हम लोग ने 1 अप्रैल को रिलीज किया और मेंबर को 45 डेज का क्रेडिट है, तो मेंबर लोग 15 मई तक पेमेंट कर देते हैं। तो सोसाइटी की जिम्मेदारी क्या है कि 15 मई के बाद 1-2-4 दिन के बाद चेक करके भाई सबका पैसा आया है नहीं आया है, उस हिसाब से वो पैसा सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड में, एफडी में ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन ये बहुत बार होता नहीं है। उसका क्या नुकसान है मैं बताता हूं। इसमें नुकसान ऐसा है कि हमें पता है कि आज की तारीख में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो करीबन 8% है और सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट आता है वो 3% है। यानी ये पैसा सेविंग में रखना, इसका मतलब मेंबर्स का नुकसान कर रहे हैं हम लोग। कम से कम 5% का डिफरेंस आता है। इसलिए एमसी की भी जिम्मेदारी रहती है कि ये पैसा जब भी कलेक्ट हुए इमीडिएटली विद इन 2-3 डेज वो डिपॉजिट होना चाहिए। सोसाइटी ऐसे भी कर सकती है
कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए बैंक को कि हमारे खाते में इस दिन, ये दिन से इतने पैसे ट्रांसफर होने चाहिए, ताकि सोसाइटी अकाउंटेंट किसी को फॉलो करने का भी जरूरत नहीं है और मेंबर्स का पैसा टाइम टू टाइम सिंकिंग और रिपेयर फंड में जाते रहेगा। और एमसी के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं कि भाई हम लोग ने लोगों को पैसे का नुकसान किया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है सिंकिंग फंड का एफडी क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज ये भी देखना है कि बहुत बार सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड और कोई स्पेसिफिक पर्पस फंड के लिए पैसा सोसाइटी रिकवर करती है, लेकिन हम ये भी देखना पड़ता है कि भाई उसमें से कोई पैसा डे टू डे मेंटेनेंस के लिए तो गया नहीं है, तो उसके भी तरीके हैं कैसे फाइंड आउट करने के, वो मैं आगे में बताऊंगा, ताकि ऐसे ना हो जाए कि लोग लॉन्ग टर्म फंड के लिए जो पैसे रिकवर किए वो सोसाइटी मेंटेनेंस में रिकवर करके सोसाइटी चला रही है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता है जब तक वो बैलेंस शीट देखते नहीं है, तो ये भी ख्याल रखना जरूरी होता है। तो ये ऐसा है। दूसरी बात ऐसी है कि हर बार सोसाइटी में सरप्लस हो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? कभी कभार वन टाइम एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, या कभी कभार सोसाइटी सालों साल मेंबर्स रिफ्यूज करते हैं मेंटेनेंस इंक्रीज करने के लिए, तो उसकी वजह से सोसाइटी डेफिसिट में जाती है। तो ये एमसी की जिम्मेदारी है कि जब वो अकाउंट्स बनाते हैं कि भाई अगर अपनी सोसाइटी डेफिसिट में है तो हमें एक तो दो चीज करना है कि हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है या तो हमें मेंटेनेंस इंक्रीज करना है। तो वो अगर करना है तो ये एमसी की जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर प्रपोजल बना के मेंबर्स को नोटिस के साथ भेजना चाहिए कि भाई ऐसी हमारी सिचुएशन है और अब हमें मेंटेनेंस भराने से कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा भाई अभी नहीं करेंगे तो हम अपना लॉन्ग टर्म का पैसा सोसाइटी यूज करते बैठेगी, वो अपनी सोसाइटी के सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। एमसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, मेंबर लोग की भी जिम्मेदारी है एजीएम में सवाल पूछने की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है करके। दूसरा चीज क्या दिखना चाहिए एमसी ने और मेंबर्स ने कि कभी कभी क्या देखिए सरप्लस होता है अपने सोसाइटी अकाउंट्स में, हम लोग खुश हो जाते हैं कि अरे सरप्लस बहुत है सोसाइटी के पास, लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है कि ये सरप्लस किस वजह से आता है। कभी अभी ऐसा होता है कि हमको मेंबर्स का ओवरड्यू इंटरेस्ट मिलता है, हमको बैंक का सेविंग इंटरेस्ट मिलता है, और हमें ये देखना है कि जो सरप्लस है ये सरप्लस इंटरेस्ट से कम है या इंटरेस्ट से ज्यादा है। अगर वो इंटरेस्ट इनकम से कम है इसका मतलब ऐसे होता है कि हम लोग सोसाइटी इंटरेस्ट पे भी चलाती है पार्टली, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो ये भी देखना एमसी की और जिम्मेदारी है कि भाई ये छोटी छोटी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा चीज ऐसा है कि कानून के प्रावधान के हिसाब से कि सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का जो इंटरेस्ट आता है वो फंड में ही क्रेडिट होना चाहिए, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के लिए रहता है। उसके ऊपर से जो मिलते इनकम आता है वो रेगुलर इनकम नहीं है, वो इनकम सरप्लस जो रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसके लिए वो इंटरेस्ट भी सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड और एफडी में क्रेडिट होना चाहिए। दूसरा चीज ओके, बाकी सब जो एक्सपेंसेस है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड जो है उसको कंट्रीब्यूट करना रहता है, सब्सक्रिप्शन टू फेडरेशन कंट्रीब्यूट करना रहता है। फिर अपने पास ट्रांसफर प्रीमियम आता है जब फ्लैट बेचते हैं, अदर देन टू फैमिली मेंबर्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसके पर हर सोसाइटी एज पर द लॉ 25,000 ही ले सकती है, उसके ऊपर ले नहीं सकती है। तो ये जो पैसा आता है वो इनकम में नहीं ले सकते हैं, वो रिजर्व में या ट्रांसफर प्रीमियम में लायबिलिटी में क्रिएट करना पड़ता है। वो इनकम नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रहता है, यानी वो रिफंडेबल नहीं रहता है। ये यूज करना है एक सोसाइटी को, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकता है।
अब इसमें एक मैं ट्रांसफर प्रीमियम के ऊपर जो है, इसमें कई सोसाइटियों में 25,000 से ऊपर से भी ट्रांसफर प्रीमियम लेते हैं, वो गलत है। ये ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है कि ऑडिट ऑब्जेक्ट में ये पॉइंट उठावे कि ये गलत है करके। ओके, दूसरा चीज, बहुत सारी सोसाइटी में अभी अवेयरनेस हो गया है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए करके। 31 अक्टूबर को सोसाइटी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना पड़ता है? कानून के हिसाब से, एज वेल एज सोसाइटी के पास जो सेविंग अकाउंट है अदर देन दी कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी जो इंटरेस्ट इनकम आता है प्राइवेट बैंक में डिपॉजिट से या नेशनलाइज्ड बैंक से आइदर ऑन सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये इनकम टैक्सेबल होता है। और क्या टैक्सेबल होता है कि जो इनकम नॉन मेंबर से आता है, यानी मान लो कि अपने कॉलोनी में, अपने कॉम्प्लेक्स में, अपनी सोसाइटी में मान लो कुछ हॉल है, हॉल किसी को दूसरे को अदर देन मेंबर्स को भाड़े पे दिया है, या कुछ इवेंट किया है, स्पॉन्सरशिप किया है, तो वो जो अदर इनकम जो आता है दैट व्हिच इज नॉट फ्रॉम मेंबर्स, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। तो वो भी टैक्स सोसाइटी को एडवांस टैक्स के हिसाब से भरना पड़ता है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? ऐसा है कि बहुत बार एडवांस टैक्स पे नहीं होता है और फाइनल इंस्टॉलमेंट या रिटर्न फाइल करने के टाइम उसके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट आता है। दैट इंटरेस्ट इज समवेयर अराउंड 12% और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जो इंटरेस्ट भरते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, वो टैक्स करके आ जाता है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर एमसी ने ये टैक्स टाइम पे नहीं भरा तो इंटरेस्ट किसके खिस्से में से जा रहा है? ये मेंबर्स के खिस्से में से जा रहा है। इसके लिए हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स जो है अपना एस्टिमेट करके टैक्स भरना जरूरी होता है, ताकि इंटरेस्ट के ऊपर पैसा ना भरना पड़े। दूसरा चीज भी ये देखना है एमसी को कि भाई जो हम लोग टीडीएस काटते हैं सर्विसेज के ऊपर, ये सब टाइम टू टाइम डिपॉजिट हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अप्रैल महीने में उसको जल्दी से जल्दी भर के उसका पेमेंट कर दो, ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन ना आ जाए। दैट इज क्योंकि आजकल सब फेसलेस चलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है क्या डेट में डिडक्ट किया था, क्या डेट में पे किया है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये फाइनली मेंबर्स के खिस्से में से जाता है, इसलिए विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ऐसी है, अगर कोई सोसाइटी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है कि जहां पे उनका एनुअल रेवेन्यू 20 लाख के ऊपर है और मंथली मेंटेनेंस 7,500 के ऊपर है, तो उनको भी ये देखना है कि भाई उनका जीएसटी टाइम पे फाइल हुआ है क्या नहीं, उसका पेमेंट हुआ है क्या नहीं, इनपुट टैक्स रेट लिया हुआ है क्या नहीं, ये सब भी चीजें देखना जरूरी है। तो ये सब लीगल कंप्लायंसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये अगर टाइमली उसको पेमेंट नहीं हुआ तो उसके इम्प्लीकेशन 2-2, 3-3 साल के बाद आते हैं, और फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि तुमने बराबर नहीं किया था इसलिए पेनल्टी आया, इंटरेस्ट आया। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए कि सोसाइटी को इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर को फाइल करना रहता है। अगर 31 अक्टूबर के बाद फाइल नहीं बात किया तो उसके ऊपर 5,000, 10,000 सब पेनल्टी है। तो सोसाइटी क्या कर सकती है, वो टैक्स करके बता सकती है। अगर पेनल्टी करके सेपरेटली इनकम एक्सचेंज बताएंगे तो मेंबर सवाल पूछ सकते कि भाई पेनल्टी क्यों भरा है। अगर नहीं है तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये पेनल्टी भरा है करके रिटर्न फाइल करने के टाइम। ये सब चीजें है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पे। दूसरा चीज ऐसा है कि अगर किसी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को एक दिन में 10,000 के ऊपर अगर कैश में पेमेंट किया है सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस,
तो वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है। अब इसमें ट्रिकी सिचुएशन ऐसी है कि हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट बैंक भरती है एंड इनकम फ्रॉम नॉन मेंबर भरती है। इसमें एक्सपेंडिचर का सवाल नहीं आता है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को अथॉरिटी भी रहेगी। अगर ऑडिटर ने क्वालिफाई किया कि भाई, और उसकी जिम्मेदारी है कि एक दिन में इन्होंने 10,000 के ऊपर कैश में एक्सपेंडिचर किया है विच इज नॉट अलाउड, तो असेसिंग इनकम टैक्स ऑफिसर 10,000 भी डिसअलाउ कर सकता है, उसके ऊपर सोसाइटी को टैक्स भी लगा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज ऐसी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते हैं। यानी मान लो हम लोगों ने कोई फर्नीचर लिया और 10,000 कैश में दिया, तो उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन में नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज मोर देन 10,000 हैज बीन पेड इन कैश। ओके। दूसरी चीज ऐसी है कि जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनाना होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई मान लो इलेक्ट्रिक बिल 11 महीने के आए हैं, मार्च का बिल अप्रैल में आता है, तो मार्च का बिल अप्रैल में भले आवे लेकिन उसका प्रोविजन करना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स है, एएमसी है, सिक्योरिटी सर्विस है, सब चीजें को देखना पड़ता है कि 12 महीने के खर्चे बुक्स में आए हैं क्या नहीं, और उस हिसाब से वो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। दूसरा चीज ऐसा है कि अब आपने देखा हो कि ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उसके साथ उसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बहुत सारे रहते हैं, और ऑडिटर रिपोर्ट में उसमें उसका रेटिंग रहता है ए बी सी। तो ए इज द टॉप मोस्ट। तो हर एक सोसाइटी में ये देखना चाहिए कि हमें ए रेटिंग कैसे मिलेगा। ए रेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई एक सोसाइटी अच्छी तरह से मैनेज हो रही है, लीगल कंप्लायंसेस ठीक से हो रहे हैं, सब रिकॉर्ड्स अप टू डेट है, और कहीं भी वायलेशन नहीं है, इसलिए ऑडिटर ए रेटिंग देता है। बी का रेटिंग क्या होता है? सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ कुछ वीकनेसेस है कि भाई ये रजिस्टर अपडेट नहीं है, वो रजिस्टर अपडेट नहीं है, सिंकिंग फंड टाइम पे डाला नहीं है, ये सब। और सी मीन्स क्या? कंट्रोल्स वीक है बहुत। भले सब ठीक है लेकिन कंट्रोल्स नहीं है सोसाइटी में, टाइम टू टाइम कुछ होता नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, जो मेंबर लोग को भी दिखना चाहिए। बहुत सारी जगह पे क्या हो जाता है कि लोग सिर्फ एमसी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के 2 पेज देती है, वो गलत बात है। ये मेंबर का हक है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एक्टिविटी रिपोर्ट सब सेट मंगाने की जिम्मेदारी, और ये एमसी की भी जिम्मेदारी है कि मेंबर्स को मिलना चाहिए। दूसरी चीज ऐसी है कि जैसे भी अकाउंट, अभी ये सब अकाउंट प्रिपरेशन का हो गया कि ऑडिटर सब चेक करेगा भाई आपने सब रजिस्टर बराबर मेंटेन किए हैं नहीं किया, अकाउंट इनकम वगैरह सब किया है क्या नहीं है। तो एक एमसी को क्या करना चाहिए कि जैसे ऑडिटर का ऑडिट कंप्लीट हुए उसके पहले एक एमसी के आइदर एमसी और ऑफिस बेयरर्स ऑडिटर को मिलना चाहिए। बहुत कम जगह पे होता है। क्यों मिलना चाहिए? कि उनसे पूछना है कि भाई हमारे सब अकाउंट्स कैसा है, हमें क्या इंप्रूव करना है, और क्या आपके सजेशन है, हम लोग कंट्रोल्स कैसे और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि जो गलतियां या जो कुछ कमियां ये साल में रही है हम लोग अगले साल में और आगे में कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक प्रावधान है सेक्शन 81(5), उसमें क्या बोलता है कि ऑडिटर हैज राइट टू रिसीव ऑल द नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड ही हैज अ राइट टू अटेंड अ जनरल बॉडी मीटिंग। तो ये एमसी की जिम्मेदारी रहती है कि ऑडिटर को एजे में बुलाना चाहिए, ताकि ऑडिटर समझे सुने और मेंबर लोग पहले एमसी को पूछे। अगर एमसी नहीं कन्विंस कर सकते तो ऑडिटर उसके अकाउंटिंग रिलेटेड ओनली जवाब दे सकते हैं कि भाई इसमें ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे मैंने प्रोविजन किया है, ऐसे ऐसे मेरे से ठीक है करके। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता, और पता रह के भी वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिट ऑब्जेक्शंस। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो रिपोर्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शंस रहते हैं। वो ऑडिट ऑब्जेक्शन कभी माइनर भी रह सकते हैं, कभी सीरियस भी रह सकते हैं।
वो ऑडिटर हर रिपोर्ट में ऑडिट ऑब्जेक्शन अगर क्लीन है तो कुछ लिखेगा नहीं, कुछ इश्यूज है तो उसमें तो उसमें उसको लिखना पड़ता है कि भाई आईजे रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, जीएसटी टाइम पे नहीं भरा है, फलाना सिंकिंग फंड का उपयोग मेंटेनेंस नहीं किया है। तो ये मेमसी की ये जिम्मेदारी रहती है कि जैसे भी ये ऑडिट रिपोर्ट आता है तो ये पहले उनको उनके खुद के कमिटी में अप्रूव करना पड़ता है और बाद में ही मेंबर्स को भेजना पड़ता है। जैसे ऑडिटर रिपोर्ट आया और भेज दिया ऐसे नहीं चलता है। दे इट हैज टू बी एक्सेप्टेड इन द कमिटी मीटिंग एंड देन ओनली टू बी सर्कुलेटेड टू द मेंबर्स। लेकिन ये ऑडिट ऑब्जेक्शन क्या है कि मान लो कि 5 साल पहले से बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 से ज्यादा ले रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये सीरियस ऑडिट ऑब्जेक्शन है। तो कोई मेंबर अगर डीआरसीएस को यानी रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करेगा तो एमसी डिस्क्वालीफाई होने के बहुत चांसेस रहते हैं। या कोई कोई गड़बड़ी है अकाउंट्स में, ऑडिटर ने लिखा है लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई, तो ये आज छोटा अमाउंट है वो कल बड़ा हो सकता है। तो ऐसे सारे बहुत सारी चीजें रहती है जिसके ऊपर ऑडिटर अपने ऑब्जेक्शंस रेज करता है, और वो ऑब्जेक्शन अटेंड करना और उसको रिजॉल्व करना एमसी की जिम्मेदारी रहती है। कोई भी एमसी हो, पुरानी वाली हो या नई एमसी हो, तो ये पॉइंट नॉट ओनली एमसी, मेंबर्स को ये पॉइंट हर साल देखना चाहिए। और और ये जिम्मेदारी रिपोर्ट देना मेंबर्स को कि भाई ये ऑब्जेक्शन इतने साल से था, ये हम लोग ने ऑब्जेक्शन कंप्लीट किया, और वो एमसी की जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रार को भी सबमिट कर दे, ऑडिटर को भी कॉपी देना चाहिए। क्योंकि ऑडिटर को ये देखना रहता है कि मैंने वो पिछले साल जो रजिस्टर रेज किया था इन्होंने सच में इंप्लीमेंट किया है क्या नहीं है किया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसी कभी भी लीगली ट्रबल में आ सकती है। ओके, सो ये जो है मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अकाउंट्स की वजह से, तो वो मैंने कवर कर लिए हैं। हेमंत सर, मेरे पॉइंट्स कवर हुए अभी, तो नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। Thank you, Puranik sir. We'll take a short Yeah. half, 2 minute break for our Okay. sponsors, Okay. and then we will. Yeah. Thank you. Please bear with us. Thank you. Yeah.
Welcome back, friends. Thank you for your patience. We can now take up questions by our friends here. We will be taking up questions only and only relating to today's topic. आज का टॉपिक था एजीएम अकाउंट्स ऑडिटिंग, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, उसके कंप्लायंसेस कैसे करने हैं और उस पर प्रोबेबल प्रोसिक्यूशन क्या हो सकता है. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. ऐसे hand symbol है, स्क्रीन पे आप क्लिक करिएगा and then we will take up your questions in sequence. We are taking up only one short question per person, and while asking your questions, please switch on your video. If your video is not switched on, then we are not taking up your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Please, everybody, keep your microphones on mute. Everybody, please keep their microphones on mute. Thank you. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Before we start, Puranik sir. हाँ, यस सर. सर, कैश वाउचर क्या चीज़ है, चेक वाउचर क्या चीज़ है, उसके ऊपर कौन कौन साइन करना चाहिए, वाउचर के साथ में सपोर्टिंग बिल्स क्या क्या लगाने हैं, आपको जीएसटी चेक करना है क्या, टीडीएस काटना है क्या, ओके, और वाउचर पे साइन कौन कौन करते हैं, विदाउट साइन का क्या वैल्यू है वाउचर का, वाउचर में सपोर्टिंग बिल्स नहीं लगाए हैं तो उसका क्या मतलब आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर. ओके ओके. अब ऐसा है कि आजकल 3 टाइप के पेमेंट रहते हैं: कैश पेमेंट, चेक पेमेंट एंड ऑनलाइन ट्रांसफर्स. हालांकि बहुत सारी सोसाइटी में कैश और चेक होते हैं. तो कैश जो वाउचर्स है वो सिर्फ छोटे छोटे पेटी पेमेंट के लिए कर सकते हैं कि जहां पे उनके पास जीपे नहीं है या कोई अर्जेंट एक्सपेंडिचर है, वो भी उसका लिमिट 10,000 के नीचे होना चाहिए. लेकिन वो भी पेमेंट जो है कि चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का अप्रूवल होना बहुत ही जरूरी है. यानी पेमेंट करने के पहले भी और जब वाउचर आता है तो वाउचर के ऊपर ये तीनों का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है और उसके साथ सपोर्टिंग बिल होना जरूरी है. अब कब कभार क्या हो जाता है कि कोई कहीं जगह पे प्रैक्टिकली कि ये छोटे छोटे, मान लो इलेक्ट्रिकल के शॉप में गए और बोले स्विचेस वगैरह लेने हैं, 2000 होता है. वो इलेक्ट्रिक बोलेगा कि मेरे पास चेक वगैरह नहीं, मैं कैश ही लूंगा. तो आपका इलेक्ट्रिशियन या मैनेजर जाके वो वाउचर चेक बिल पैसा देके लेके आता है. और बहुत जगह पे क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई ये इतना चाहिए, बिल चाहिए तो 18% जीएसटी लगेगा. तो वो कोटेशन पे बना के दे देते हैं और वो लेके आता है. अब ये सोसाइटी को प्रैक्टिकल कॉल लेना है, ये ऑफिस बेयरर्स को, कि हमें जीएसटी पे करके बिल लाना चाहिए ताकि वो सेफ रहेगा या अपने को कोटेशन पे चलेगा करके. स्मॉल पेमेंट कभी कभी इम्प्रैक्टिकल होता है बिल लेने के लिए. लेकिन कुछ भी होने दो, कैश वाउचर बनाने के टाइम कैश वाउचर के ऊपर तीनों का सिग्नेचर होना जरूरी है. जिसने बिल खर्चा किया उसका भी साइन होना जरूरी है. जो आपका अकाउंटेंट या कोई रिसीव करता है उसका सिग्नेचर लेना जरूरी. इसका मतलब मैंने सोसाइटी ने उसको रिएम्बर्समेंट कर दिया है. तो
लेकिन कैश वाउचर जितने कम होए वो अच्छा रहता है। नाउ चेक वाउचर्स, अब चेक में किसको पेमेंट जाता है? आपका सिक्योरिटी है, एएमसी है, कुछ परचेसेस किए हैं या कुछ मेजर रिपेयर चल रहा है, तो उसमें चेक पेमेंट करते हैं तभी पक्का बिल यानी जो ओरिजिनल बिल होना बहुत ही जरूरी है। और वो उसके ऊपर अगर वो जीएसटी लगाया है तो जीएसटी नंबर उस पे ऊपर लिखा है नहीं लिखा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ताकि क्या होगा, वो जब हम चेबे पेमेंट करेंगे तभी पूरे डिटेल्स अपने हाथ में रहते हैं, उस हिसाब से अकाउंट्स में एंट्री करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर ओरिजिनल बिल है तो उसके हिसाब से जीएसटी का क्रेडिट लेना आसान हो जाता है। अगर ओरिजिनल बिल नहीं है और अगर उसमें जीएसटी नंबर नहीं लिखा या डुप्लीकेट कॉपी के बेसिस पे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब ऑडिट होगा तभी ऑब्जेक्शन रेज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ऐसी है कि हम लोग जब सिक्योरिटी का पेमेंट करते हैं, एएमसी या कोई सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं और वो 30,000 के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। वो टीडीएस के अलग अलग रेट है, 1%, 2%, 10%, रेंट के ऊपर अलग है। तो उसके ऊपर टाइम टू टाइम टीडीएस डिडक्ट करके ही पार्टी को पेमेंट करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, भले कैश वाउचर हो या चेक पेमेंट हो, ये विदाउट सपोर्टिंग अप्रूव ही नहीं होना चाहिए। विदाउट सपोर्टिंग अप्रूव कभी होता है, कभी कभार मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैं यहाँ अब सबको पता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, मैं इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ। उस टाइम पे ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस के ऊपर जो कुछ भी है सलाह मशवरा करके उसके ऊपर पेमेंट हो सकता है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं तीनों लोगों को, स्पेशली ऑफिस बेयर को एंड एमसी को भी पता होनी चाहिए कि भाई ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या किए हैं, ताकि एमसी को पता रहेगा कि भाई ये पैसा किस चीज के लिए खर्चा किया है, इसके लिए क्यों अपने साथ सपोर्टिंग नहीं है। लेकिन सपोर्टिंग होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट सपोर्टिंग इफ यू मेक एनी पेमेंट इट अराउजेस सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। और हम लोग यानी लोगों को बोलने में कुछ लगता नहीं है कि भाई इन्होंने ऐसे पैसा खर्चा कर रहे, कोई बिल नहीं है, क्यों नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि इसमें दूसरी रिस्क क्या है कि ऑडिटर भी ऑब्जेक्शन में लिख देगा कि इतना अमाउंट पेमेंट है जिसको इन्होंने सपोर्टिंग नहीं लगाया, वो एमसी के अगेंस्ट जा सकता है मेंबर के सामने और क्रेडिबिलिटी का सवाल भी आ सकता है। तो ये सब कैश वाउचर्स को भी हर पेमेंट करने के बाद हर महीने के महीने नंबरिंग होना चाहिए। और ईयर मंथ एंड में कैश वाउचर अकाउंट होने के बाद अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि भाई कैश काउंट करे और टैली होना चाहिए कैश बुक के साथ, अपना कैश ऑन हैंड के साथ, कि भाई ये कैश वाउचर सब अकाउंट हुए हैं और ये सब कैश टैली हो रहा है। चेक अब जब भी हम लोग चेक कर इशू करके उसका बैंक रिकंसिलिएशन मंथ टू मंथ होना चाहिए। अभी आज की तारीख में क्या है, बहुत सारी सोसाइटियां अकाउंटिंग बाहर वाले को दे देती है, लेकिन बाहर वाले को देने के बाद भी वो क्या करते हैं, सोसाइटी भी इतनी पर्टिकुलर नहीं रहते, वो ईयर एंड में डायरेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन लेके आते हैं। तो उसमें कभी कभार क्या हो जाता है, चेक इशू किए हैं लेकिन इनकैश नहीं हुए हैं, कोई रिसीट पैसा आया है अकाउंट नहीं हुआ है। ये सब चीजें एमसी को देखना बहुत जरूरी रहता है मंथ टू मंथ कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन हुआ है क्या नहीं है, टीडीएस काटा है तो पैसा भरा है कि नहीं है। तो सब एमसी से ज्यादा जिम्मेदारी एमसी की तो जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उससे ज्यादा ऑफिस बेरर की जिम्मेदारी बहुत रहती है। यस सर। सर आपने वाउचर बनाया, हाँ, वाउचर बनाने का जो मुख्य जिम्मेदारी है लेट अस से मैनेजर की है या सेक्रेटरी की है, बट कैन बी से कि ट्रेजरर का सिग्नेचर 100% कंपलसरी है, क्योंकि ही इज द वन हु इज गोइंग टू से कि बैंक में पैसा है नहीं है, मेरे पेटी कैश में पैसा है या नहीं है। ऑब्वियसली पेटी कैश का पैसा या तो मैनेजर के पास में है या तो ट्रेजरर के पास में है।
अभी आपने एक वाउचर बनाया हम्म, और मैनेजर भी वाउचर बनाता है। हम ये समझते हैं कि आपने वाउचर बनाया, उसमें एक प्रोविजन ऐसा है कि भाई प्रिपेयर्ड बाय समबडी, तो प्रिपेयर्ड बाय लेटर से हम बोलते हैं कि मैनेजर ने प्रिपेयर कर दिया। एंड हम्म, इन एब्सेंस ऑफ द मैनेजर, next authority prepare voucher preparation because it is relating to finance, हम्म, because treasurer is relating to finance, उसने प्रिपेयर किया। अगर छोटी सोसाइटी है या अवेलेबल नहीं है करके, तो हम्म, पावर डेलीगेशन है ना, जैसे मैनेजर को दिया या ट्रेजरर को दे दिया। तो आपने एक वाउचर बनाया, और महीने में कितने वाउचर बनते हैं एक छोटी सोसाइटी में भी? पगार पानी का वाउचर है, बिजली का है, पानी का है, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ एक मिनिमम टू मिनिमम 10 एक वाउचर पर मंथ बनते हैं। और अपने को ये भी पता है कि हर मंथ एक एमसी मीटिंग होनी है। एमसी मीटिंग में आपको सारे वाउचर्स को स्क्रूटनी करना है, लिस्ट देना है, हम्म, ताकि आपने वो 10 वाउचर में क्या क्या खर्चा किया वो सारे के सारे एमसी मेंबर को पता चले। ये नहीं कि खाली सेक्रेटरी को पता चले, या मैंने 50 रुपया अलग से चुपचाप खर्चा कर दिया पेंसिल के लिए और वो पेंसिल आई नहीं। तो मैं एमसी में ये बात तो हो सकती है ना। सेक्शन 76 में तो एक यस, लाइबिलिटी है कि भाई सारे के सारे एमसी लाइबल हैं उस चीज, पर्टिकुलर चीज के लिए। उस एमसी मीटिंग में जब आप ये सब वाउचर्स रखोगे, स्टेटमेंट रखोगे, बैंक स्टेटमेंट रखोगे, तो ये पता चलता है कि आपने कोई फॉल्स वाउचर बनाया हुआ है क्या, कोई फॉल्स एक्सपेंडिचर किया हुआ है क्या, वगैरह वगैरह। इसके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन का कमेंट करिए सर जी। ओके, गुड पॉइंट सर, आई मिस्ड इट। या तो अभी ऐसे है कि जैसे अक्सर हेमंत सर ने कहा कि हर महीने में एक एमसी मीटिंग होना जरूरी है। तो ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रहती है और ट्रेजरर की जिम्मेदारी रहती है कि हर महीने में अपना इनकम एक्सपेंडिचर क्या हुआ उसका लेखा जोखा एमसी के सामने रखना है। तो उसमें अब जैसे कैश स्टेटमेंट, यानी जो क्या क्या कैश में खर्चे हुए, क्या क्या चेक इशू है, क्या क्या पेमेंट किया है, वो एमसी को 3 days इन एडवांस भेजना जरूर रहता है, बिकॉज सेक्रेटरी हैज टू गिव मिनिमम 3 days नोटिस टू कॉल फॉर द एमसी मीटिंग। तो उसमें ये लोगों, ये मेंबर्स को भेजना चाहिए। और ये और उसमें एमसी मेंबर्स का हक भी रहता है सवाल पूछने का और इस सवाल के ऊपर जवाब पूछने का। और अगर उसमें कुछ इश्यूज ऐसे है कि भाई ये एक्सपेंस बराबर नहीं, ये नहीं है, तो वो मीटिंग का मिनट्स में नोटिंग आना जरूरी है, ताकि कल उठ के कुछ उसके ऊपर आया तो मेंबर्स बोल सकते हैं कि भाई हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था, ये पेमेंट ठीक नहीं है, हम ये पेमेंट अप्रूव नहीं करते हैं, या तो ये पेमेंट नहीं होना चाहिए। कभी कभार ऐसे होता है कि भाई अपने को अगले मंथ में मेजर कुछ पेमेंट करना है, तो उसका डिस्कशन भी एमसी में होना जरूरी है कि भाई ये फलाना पेमेंट हमें करना है, इसका काम सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसको पेमेंट रिलीज करना है नहीं करना है। ये सब जो बातें हैं वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। सिर्फ मैंने बोला आपने सुना ऐसे करके नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी सोसाइटी में एक ऐसी गुड प्रैक्टिसेस होना बहुत जरूरी है कि ऐसी सब चीजें जो है अकाउंट्स, यानी कैश वाउचर्स, बैंक रिकंसिलिएशन, एवरीथिंग, कैश फ्लो, ये सब एमसी में डिस्कस हो। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि भाई मान लो कि 70 मेंबर है, उसमें से 30 मेंबर ने अगर पेमेंट दिया नहीं है तो अगले महीने हम लोग खर्चा कैसे चलाएंगे, उसके ऊपर भी सलाह मशवरा हो सकता है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई कोई मेंबर ने पेमेंट नहीं किया है तो वो उसके ऊपर उसको नोटिस इश्यू करना है। उसको कैसे नोटिस इश्यू करना है, 3 नोटिस इश्यू करना है। अगर उसके बाद नहीं करते तो हमें रंजीत सर को कंप्लेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो सब पेमेंट के हिसाब से ही आती है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम एक्शन लेना बहुत जरूरी रहता है। सर जी, जब आप वाउचर बनाते हो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में हाँ, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यस, आपने कुछ सोच के टीडीएस नहीं किया, डिडक्ट किया, जानबूझ के या मासूमियत में।
अब टीडीएस तो डिटेक्ट करना है, कोई ना कोई तो मेंबर पूछेगा ही पूछेगा, डिटेक्ट हो जाता है। आजकल पैन नंबर भी है, पैन नंबर से सारे रिकॉर्ड्स सामने आ जाते हैं। टीडीएस नहीं डिटेक्ट किया और ये मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान जब आप वाउचर चेक करते हो तो एमसी मीटिंग के दौरान ये डिटेक्ट हो जाता है कि टीडीएस डिटेक्ट नहीं किया हुआ इस आइटम का, और फिर भी वो वाउचर स्टेटमेंट मंथ टू मंथ ऑन पास कर देते हैं कि चलो ठीक है, आप तक का एक्सपेंडिचर हमने पास ऑन कर दिया, अप्रूव कर दिया। पास ऑन का मतलब अप्रूव कर दिया। अब टीडीएस जो नहीं काटा, टीडीएस के पेनल्टी है, 200 रुपये पर डे के पेनल्टी है टीडीएस की। ये कौन भरता है सर? जनरल बॉडी मेंबर्स क्यों भरे? मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स अपना क्यों लायबिलिटी क्यों नहीं आनी चाहिए उस चीज के ऊपर? तो इसके बारे में आपका तजुर्बा बताइए सर जी। तो ये सब आपने जो सर बोला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत कम सोसाइटी में पॉइंट ऊपर आता है, बहुत सोसाइटीज में पॉइंट ऊपर आता है। अब ये जिम्मेदार, वही मैं शुरू में वैसे ही बोला कि टीडीएस टाइम पे नहीं भरा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आता है वो मेंबर क्यों भरे? वो किसकी जिम्मेदारी है? ये एमसी की जिम्मेदारी, वो टाइम पे भरना चाहिए। अब टीडीएस काटा नहीं तो एक अलग ये बात है कि उसके ऊपर नॉन डिडक्शन के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, और उसके बाद में एक्चुअल डिडक्ट करने के बाद उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, यानी डबल वैमी हो जाता है। और अगर डिडक्ट ही नहीं किया है और बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस इश्यू किया तो इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स है उसका, उसके ऊपर इक्वल अमाउंट का पेनल्टी आता है इक्वल, और उसके ऊपर 12 to 18% इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन मैंने देखा है कि ये बाहर नहीं आता है, ये सब प्रोविजन फॉर टैक्स और पेमेंट टैक्स में आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, वो उसमें कैमोफ्लेज हो जाता है। मैं एक उदाहरण बोलता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि एक जगह पे बड़ी सोसाइटी एपेक्स, उन्होंने एक एपेक्स सोसाइटी फॉर्म किया। तो ऐसे हो गया कि एक टेक्निकल जीएसटी रिटर्न फाइल करने के टाइम टेक्निकल ग्लिच था, उसकी वजह से वो उस दिन पे रिटर्न फाइल नहीं कर सके, जेन्युइन प्रॉब्लम था। दूसरे दिन फाइल किया तो उसके ऊपर कुछ 1000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट अपने को सेपरेट ही बताने का इनकम एक्सपेंडिचर में, क्यों बताने का? ये इतने लोगों का पैसा है, हम जवाब देंगे, लेकिन उनको पता चलना चाहिए कि जीएसटी के ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट भरा है। लोगों को पूछने का हक है कि इंटरेस्ट तुमने क्यों भरा करके। लेकिन ऐसे कितनी जगह होता है। तो इसके लिए अगर मेंबर लोग 100% सवाल पूछ सकते हैं एमसी को कि यू बेटर पे फ्रॉम योर पॉकेट, व्हाई वी शुड बी पेनलाइज। या हेमंत सर, मैं और एक दूसरी बड़ी रिस्क बताता हूं, बड़ी रिस्क है जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूं मेरे प्रैक्टिकल। बहुत सारी सोसाइटीज दे आर लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। उनका रेवेन्यू 20 लाख के ऊपर है, उनका मंथली मेंटेनेंस बिल 7,500 ऊपर है, अदर देन द प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास ट्रांसफर प्रीमियम आता है 25,000, उनके पास एंट्रेंस फी आता है, लेकिन वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। मेरा एडवाइस एमसी को क्या रहता है कि भाई 18% के लिए तू अपने सर पे जिम्मेदारी क्यों लेते हो? 18% मेंबर से लेना है तो ले लो, आज उनको ये फेस करने दो। क्योंकि जीएसटी का ऐसा है 5 साल के रिकॉर्ड वो रीओपन कर सकते हैं, तो 5 साल की पेनल्टी और 5 साल का इंटरेस्ट का इतना लायबिलिटी आएगा ना, वो देते लोग एमसी को, मेंबर्स को कन्विंस करते करते परेशान हो जाएंगे वो। तो ये हेमंत सर, मेरी प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं बहुत सारी सोसाइटी। उनको लगता है मेंबर, अरे कोई देखेगा नहीं, देखो गवर्नमेंट में ऐसा है, जब तक सोया हुआ लाइन है ना उसको सोने दो, जब वो उठेगा ना तो कानून के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी मेंबर प्रेजेंट है, जो कुछ भी एमसी है, उनको मेरी सलाह रहेगी भाई जीएसटी हार्ड लुक ले लो, रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि अपने सर पे क्यों जिम्मेदारी ले रहे लोग, कल उठ के ब्लेम किसको जाएगा? तो सर ये मेरा एक्सपीरियंस है। सर जी, मेरे तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन,
हाँ जी प्लीज। एजीएम में हाँ पैनल ऑडिटर यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फोर्थ कमिंग हाँ। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो चल रहा है हम्म। उस लिए अपॉइंट करना कंपलसरी है। यस। आपने नहीं किया हम्म। है ना, उस मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंटमेंट नहीं किया। दो सिनेरियो, आपने नहीं किया हम्म। गलती से, और जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया उसने रिफ्यूज कर दिया। हम्म। अब परिणाम क्या होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। Sir, on these matters, you are the expert, but I will give you my reply because it यस is a सर। legal matter. It is a legal matter. यस मेरे सर। हिसाब से मेरे हिसाब से ऐसे कि कई जगह ऐसे हो सकता है कि ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया, उसने रिफ्यूज किया, तो ये एमसी या जनरल ऑडिटर की कोई गलती नहीं है। वो एक दूसरी मीटिंग बुला के उसको अपॉइंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रार भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये किसकी गलती है? ये किसी की गलती नहीं है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट करने वाले, इसके लिए एक इंटीमेशन पहले जाना चाहिए ऑडिटर को कि वी आर गोइंग टू अपॉइंट यू इन द एजीएम। क्योंकि क्या है कि नो ऑडिटर कैन डू ऑडिट बियॉन्ड 3 इयर्स। तो अपने को चौथे साल में ना ऑडिटर ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो उससे पहले एक इंटेंट ले लो कि ओके आई एम रेडी टू बी अपॉइंटेड, ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे कि चलो इसका अपने हमें अपॉइंट करना है। मान लो ये प्रोसीजर किया नहीं है और उसके बाद में उसको अपॉइंट करने के बाद अगर उसने रिफ्यूज किया, तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल व्यू ऐसा है कि और एक स्पेशल जनरल मीटिंग बुला के पहले तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऑडिटर ने रिफ्यूज किया है, हम लोग एजीएम बुला रहे हैं। एजीएम बुला के अपॉइंट कर दो विद इन 15 days और वॉट एवर इट इज। दिस इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन आई कैन गिव। इसमें ना रजिस्टर एक्शन ले सकता है, ना एमसी कुछ कर सकती है। ये मेरा Okay, sir, I will invite anybody else in our audience right now. कोई भी अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको इस बात का आंसर जवाब है जिनके पास, अगर वो बोलना चाहते हैं 2 मिनट, तो ऐसा कोई अपने दोस्त है यहाँ पे जो इस बात का जवाब दे सके? केलकर साहब, रमेश केलकर जी, आपको नॉलेज है इस चीज का? और कोई? Sir, can I answer? Can I? Yes, please. Switch on your video and then answer. Yeah, one sec. Yes, sir. As per my opinion, uh, if the auditor is refusing his appointment, then we have to ask to the we have to write a letter to deputy register, and deputy register might be appoint some other auditor from his panel. Okay, thank you, Mr. Hiren. It's a very right answer. कुछ समय का बंदिश के बारे में कुछ पता है आपको हिरेन जी? No, I am not aware about. ठीक है. Somebody else wanted to answer? सर एक सेक्शन है जिसमें जैसे अगर उन्होंने कहा कि ऑडिटर का नहीं हुआ फॉर वॉट एवर रीजन, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलना है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार डीजीआर के पैनल से ही ऑडिटर अपॉइंट करेगा। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ही ये राइट है, मैनेजिंग कमेटी को इसमें राइट नहीं है फॉर एनी रीजन। Sir, if I am not wrong, the time limit is might be a 30 days. Thank you. Anybody else, please? I think Mr. Rane is also with us. Mr. Rane, are you there? Nitin Rane, Mr. Nitin Rane is a knowledgeable person. ओके, टिपिकली कैसा है कि सेक्शन 75 के अनुसार आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है और 1 महीने के अंदर उसका अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड करना है क्या वेबसाइट में ऑडिटर का कंसेंट लेके। तो आप ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में करो या नहीं करो, ऑडिटर ने रिफ्यूज किया या नहीं रिफ्यूज किया, मैनेजिंग कमेटी के हाथ से या सोसाइटी के हाथ से ऑडिटर अपॉइंट करने का जो टाइम लिमिट है वो 1 मंथ है, जैसे हिरेन साहब ने बताया राइटली, और उसके बाद में वो राइट सोसाइटी को नहीं रह जाता है। वो आप कंपल्सरीली
जैसे स्वदेशी मैडम ने बोला, डीजीआर के पैनल से ही अपॉइंट होगा और वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटी रजिस्ट्रार होगा। जैसे पुरानिक सर ने बताया, सोसाइटी को क्लासिफिकेशन मिलता है ABCD करके, तो उससे भी इस चीज का संबंध है कि अगर ऑडिटर पैनल से गया तो आपको A क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे आपने अकाउंट्स ऑडिट कुछ भी कंप्लायंस बरोबर कर रखा होगा तो भी। Anyway, let us start with our Q&A. First question is by Mr. Ramesh Kelkar. रमेश जी, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट नहीं किया, अनम्यूट। रमेश जी आप माइक्रोफोन अनम्यूट करिए ना प्लीज। Oh, sir. Yeah, go Sorry, ahead. sir. Go ahead. First of all, let me thank you, sir, for arranging webinars every week and upgrading our knowledge about the cooperative society, especially the housing cooperative. Sir. Now, Yes, sir. coming to the question, the Maharashtra Cooperative Society, the Rule 1961, 61 rule number provides the provision that after finalizing the accounts, it is to be kept for the information of all the members from 16th of May to 31st of May. Now, if it is not done by the committee earlier, since it is not included in the bylaws, possibly many society management committee do not know about it. तो इस वजह से यदि हमने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा प्रोविजन रूल्स में है, ये अकाउंट्स आप इंस्पेक्शन के लिए सभी मेंबर्स के लिए खुला रखिए ऑफिस में, और वो ऐसा करते हैं, ये कंडीशन में कैन वी आस्क द क्वेश्चंस related to the accounts to auditor directly, or we have to put the question to the managing committee? Because there is a reason I am asking this question. There are a lot of anomalies which I have been finding for last so many years, and I have taken up the matter with MC. The MC refused. For example, the repair maintenance fund taken from members, it included in their revenue income. Then the interest accrued on the deposits is also taken as a revenue income. ये मैटर मैंने ऑडिटर के साथ भी पर्सनली लिया है उनके ऑफिस में। उन्होंने रिफ्यूज करने के बाद our managing committee also refused. So for last 3 years after struggling, I am able to get a re-audit order from the district deputy registrar. 2 साल के एफर्ट के बाद में री-ऑडिट का ऑर्डर जनवरी 23 में निकला है, भी री-ऑडिट अभी तक शुरू हुआ नहीं है। In that case, can I ask the same questions which I have asked in the re-audit? ओके, मैं लीगल आंसर जो है रूल 61 का हेमंत सर देंगे, क्योंकि उनका एक व्यू है उसके ऊपर। लेकिन पहले इसमें गलती है, पहले ऑडिटर की गलती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, इंटरेस्ट कैनॉट बी टेकन टू इनकम एक्सपेंडिचर, इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड अकाउंट एंड टू द फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट। तो ये ऑडिटर की पहली गलती है कि उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, और उसने अकाउंट से साइन नहीं करना चाहिए था। अगर उसने साइन किया और उसने रिपोर्ट किया तो वो तो गलत है, उसको तो डीबार भी करना चाहिए। लेकिन ये जो आप कहते हैं रूल 61 के बाबा 45 डेज के अंदर, अब री ऑडिट में गवर्नमेंट का ऑडिटर करेगा, वो अपना करते रहेगा ना, अपना काम है उनको बताने का। फाइनली वो री ऑडिट करने वाला जो गवर्नमेंट ऑडिटर है, जो डिपार्टमेंट का है, वो अपनी हिसाब से रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, और आगे उसकी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो आप जो बोल रहे हैं 45 डेज का, उसके ऊपर आंसर हेमंत सर ही बेस्ट दे सकते हैं। हेमंत सर प्लीज रिप्लाई। सर जी, वो सेक्शन 75 में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड इट इज रिटन ओवर देयर कि वो 4 महीने में अकाउंट्स प्रिपेयर करके ऑडिट का लेना है। जैसे आपने भी बताया कि 31 जुलाई तक का ऑडिटर का सिग्नेचर ठप्पा होना जरूरी है। अभी आपको इनका प्रश्न का 2 कंपोनेंट है, एक तो वो 45 दिनों के अंदर मुझे अकाउंट्स देखना है, वाउचर देखना है वगैरह करके, और दूसरा प्रश्न है कि मैंने री ऑडिट वगैरह के लिए दे दिए। दोनों प्रश्न का एक दूसरे से तालमेल कुछ भी नहीं है, कुछ संबंध नहीं है।
Okay. ये जो अकाउंट्स देखने का वगैरह है, टिपिकली जैसे हमारे एमसीएस एक्ट में देर आर अबाउट 27 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज है, अलग अलग जगह पे लोकेटेड होती है, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटीज एज पर से. Okay. बट नाउ व्हाट, आपको देखना है, ऑडिटर के पहले देखना है, आप देख के करेंगे क्या, आप बोलेंगे कि ये वाउचर गलत है, वो गलत है, वगैरह वगैरह, लेकिन यू हैव गॉट नो राइट बिकॉज दैट एमसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड बॉडी ऑफ योर जनरल बॉडी. नाउ यू कैनॉट टेल, बट यू कैन ऑफकोर्स से कि मेरे को री ऑडिट कराना है. अब वो री ऑडिटर वाला जो भी गवर्नमेंट ऑडिटर है वो डिसाइड करेगा कि खर्चा गलत हुआ या गलत नहीं हुआ. वो ये नहीं बोलेगा आपको कि आपने 45 दिनों के अंदर इसको क्यों नहीं दिखाया करके. माय ओपिनियन इज रूल 61 is not applicable when you read it with section 75 of the amended act. Okay. रूल 61 1961 का है और सेक्शन 75 अमेंड हुआ 2013 में. Yes. और उसके बाद में रूल्स भी अमेंड हुए, लेकिन इस पर्टिकुलर रूल को अमेंड नहीं किया हुआ है. Okay. Sir. It's a technical thing, but anyway, I have just given you a broader picture of it. That we cannot interfere with a constituted MC working. Anyway, thank you, Mr. K. Our next question is by Mr. Ismail Sheikh. हेलो सर, कैन आई ऑडिबल? यस. शेख साहब बोलिए. हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था कि ट्रांसफर फीस 25,000 है, लेकिन सोसाइटी दबा के लेती है और वो अकाउंटेंट बोलता है 25 का रसीद दो, बाकी का ब्यूटिफिकेशन वगैरह में दो करके. एनीवे, वो एक चीज़ अलग है. अब वो 25,000 साहब, उसको ऑडिटर इतने साल से कुछ बता ही नहीं रहा है कि आप कहाँ डालना है, कहीं क्यों डालना है करके, वो उसका रिमार्क ही नहीं दे रहा. तो उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं? ओके, इसके और मैं जवाब देता हूं आपको जी. कि बहुत सारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स है, बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर्स है कि कोई भी सोसाइटी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ फ्लैट कैन नॉट डिमांड मोर देन 25,000 ट्रांसफर प्रीमियम. इवन दे कैनॉट डिमांड अंडर द गाइस ऑफ ब्यूटिफिकेशन और डोनेशन, और उसने वॉलंटरी दिया, ये बहुत गलत है. इसमें एमसी डिस्क्वालीफाई हो सकती है. और ओके, और अगर ये लेता है तो ऑडिटर की भी जिम्मेदारी रहती है कि देखने भाई ये डोनेशन किससे आया है, क्या टाइम पे आया, और उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है. भले वो रिफंड करने को नहीं बोल सकता है, लेकिन वो क्वालिफाई तो कर सकता है कि कानून के हिसाब से ये गलत है करके आगे लेट एमसी और एजीएम हैंडल करे. ये बहुत जरूरी है. तो 25,000 के ऊपर कोई भी सोसाइटी, कोई भी महाराष्ट्र की ले नहीं सकते. हालांकि साउथ बॉम्बे, सेंट्रल 2-2 लाख 3 ले लेते हैं, वो गलत बात है, गलत बात है वो. थैंक यू सर. या Okay. Our next question is by Sakshi Madam, Sakshi Tambe. हेलो सर, हमारे बिल्डिंग में 14,000 पर मंथ और रिपेयर फंड ले रहे हैं अभी एक्स्ट्रा. ओके, नाउ दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा जीएसटी टू द पीपल. इट्स अ फोर्सफुल रिकवरी फ्रॉम अस. ओके, नाउ e question, but nothing is answered to us. Now, how do you go about getting the correction of the maintenance bills done? मैडम, आपका सवाल ठीक से समझा नहीं मैं. सर जी, साक्षी मैडम, मैंने जो समझा आप मुझे करेक्ट करिए. आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेजर रिपेयर फंड का बिल ले रहे हैं, है ना? जो रेगुलर रिपेयर फंड है बायलॉ 13 के अंदर वो अलग है. उसके अलावा शायद कोई मेजर सिविल रिपेयर्स वगैरह कुछ हो रहा होगा, उसका अलग से बिल लिया है और उसके ऊपर आपको जीएसटी लगा रहे हैं. ये आपका प्रश्न है, मैं करेक्ट? यस सर, यस. महादेव सर. हाँ, तो ऐसा है मैडम, हो जाते हैं सर. हाँ हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जीएसटी में ऐसे है कि अगर आपके सोसाइटी का
जो टोटल रेवेन्यू है, जो आप इनकम एक्सपेंडिचर देखते हो, उसमें इनकम साइड पे आप देखोगे, अगर वो 20 लाख के ऊपर है सालाना, और अगर आपका मंथली मेंटेनेंस 7,500 के ऊपर हो, अब ये 7,500 में क्या क्या आता है, all receipts from members except for the electricity, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस, ये छोड़ के जो रिकवरी आते हैं वो अगर 7,500 के ऊपर है तो सोसाइटी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाना पड़ता है। और ये सोसाइटी कभी यूज करेगी, वो पैसा इनपुट टैक्स यानी जो सोसाइटी खर्चा करती है और जिसके ऊपर जीएसटी भरती है, उसका सेट ऑफ सोसाइटी को मिलता है। भले वो मेजर रिपेयर हो, कुछ भी हो, कोई भी सिक्योरिटी जीएसटी भरा हो, क्रेडिट मिलता है। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी जो कर रही है वो सही कर रही है। ये सोसाइटी के खाते में पैसा नहीं जाता है, पैसा गवर्नमेंट को जाता है। So like many members now, like there are CAs वगैरह भी, so they are saying like जो GST लगाया जा रहा है वो हमारे से ज्यादा ले रहे हैं, and then they are saying कि like you all pay right now, otherwise we are going to apply the interest. It so happens that people need to lose, and then the bills get inflated about it like. तो कहीं तो हम लोग को रिलीफ मिलना चाहिए ना सर, किसी को पूछ सकते हैं हम लोग कि भाई क्यों इतना क्यों लगा रहे हो, इससे कम होता है क्यों ज्यादा लगा रहे हो। अच्छा मैडम, आपका सवाल 14,000 के ऊपर है या जीएसटी के ऊपर है? जीएसटी के ऊपर है सर। ओके, तो आप एक चीज कर सकती है, आपके पास दो रास्ते में बता रहा हूँ। आपको सोसाइटी को क्या बोलना है, एमसी को, कि भाई अगर आपने कोई लीगल ओपिनियन रिकॉर्ड पे लिया है तो हमको कॉपी दे दो, वो कॉपी दे देंगे आपको, ताकि आपकी तसल्ली हो जाएगी। या तो आप एक 8-10 मेंबर मिलके ये कोई व्यक्ति उससे ओपिनियन ले लो, आपका बिल बता दो, आपके पिछले साल का अकाउंट दे दो, इनकम एक्सपेंस दे दो, उनको बोलो कि भाई इसके ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता है, मामला साफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी सोसाइटी को ना मेंबर को बर्डन करना अच्छा नहीं लगता है, यानी उन्होंने क्यों क्या होगा, क्योंकि कानून उनको कंप्लाई करना है। मैंने फैक्ट देखे नहीं है, अगर आप जो बोल रही हो सही है तो वो सही कर रहे, लेकिन आप सोसाइटी के लीगल ओपिनियन को कॉपी ले सकते हैं, पूछ नहीं सकते कोई, और सोसाइटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसा आपके खिस्से में से जा रहा है फाइनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। Yes, sir. This is regarding major repair fund 10 lakhs and above. The fund should be removed from sinking fund or major repair fund. And who is the authority to take the permission? General body or a register, deputy register? At the same time, even investment in mission fund allowed by register or general body. How to go about that? The two next questions are there. One is for major repair fund, another is investment. देखिए मैं अभी बोलता हूँ कि सिंकिंग फंड जो है या रिपेयर फंड, उसका यूटिलाइज करने के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार की कोई जरूरत नहीं है। एजीएम कैन डिसाइड ऑन दैट। अब सिंकिंग फंड यूटिलाइजेशन के लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान के हिसाब से अप्रूव करना चाहिए। उसमें क्या लेके मेजर स्ट्रक्चरल वगैरह कुछ रहेगा, एंड दैट इज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, those can be utilized for sinking fund. Major repair fund, the society can MC can propose in the general body, and general body has the authority to approve the same. अब इन्वेस्टमेंट, अब ये आपकी सोसाइटी अगर म्यूचुअल फंड में वगैरह डालती है तो रजिस्ट्रार ने उसको अप्रूवल दी है। ये देखिए ये सब रिस्की बातें हैं म्यूचुअल फंड में डालना, भले वो उसके ऊपर भले 10%, 15% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन जाएगा और उस टाइम पे सोसाइटी को पैसा लगेगा तो लॉस कौन भुगतेगा? तो ये एज फार एज सोसाइटी शुड नॉट गेट इनटू इन्वेस्टिंग इनटू द म्यूचुअल फंड्स, society should restrict itself in the keeping in the fixed deposits of
द बैंक्स। अब इसमें आप बोलोगे कि भाई अभी इंटरेस्ट ठीक है 8% मिल रहा है, लेकिन 2-3 साल पहले हमको 5% ही मिलता था, बट यू हैव टू लीव विथ इट। दूसरी चीज, मेंबर्स आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि देखो मेजर रिपेयर फंड एवरी ईयर रिपेयर कॉस्ट 10% से बढ़ती है और फिक्स डिपॉजिट पर हमको 5-6% इंटरेस्ट मिलता है, तो ये 4% लॉस हम क्यों करें। तो ये फाइनली अगर रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया है या नहीं किया है, ये कोई भी जनरल बॉडी है इसके ऊपर बहुत सोच के ही अप्रूवल देना चाहिए। ये रिस्की चीज नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। हेमंत सर, यू प्लीज ऐड। Sir, in line with what you have said, there is a legal judgment which states कि हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। कैन यू कंफर्म? It is tax free. There is some disturbance. Okay, go ahead, sir. Okay, sir, it is like this. The interest earned from the cooperative banks, that too, saving interest and the FD interest earned is tax free. But the interest earned from nationalized banks and private banks is taxable. Okay. Now in line with the same question, जैसा मैनेजर साहब ने बोला कि मेरे पास में 5 करोड़ पड़ा हुआ है, मैं उसको ये गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड बॉन्ड्स है और वगैरह म्यूचुअल फंड्स है, इवन इक्विटी मार्केट्स में भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपए के ऊपर मैंने 2 साल में दूसरा 2 करोड़ रुपया कमाया, सोसाइटी को इनकम हो गई। विल दैट बी टैक्स फ्री और नॉट टैक्स फ्री? जैसे आपने बताया अभी कि सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक से जो इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री है, लेकिन नेशनल बैंक से इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री नहीं। सिमिलरली क्या ये सब जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह है या बॉन्ड्स है, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स वगैरह, उनसे जो इनकम आया, भले वो इंटरेस्ट के माध्यम से आया या बोनस के माध्यम से आया या किसी भी माध्यम से आया, क्या वो भी टैक्स फ्री होगा सर? ओके, मैं बताता हूँ। देयर आर 2 थिंग्स। वन इज द इक्विटी फंड। अगर इक्विटी फंड में पैसा डाला है और वो 1 साल के ऊपर रखने के बाद अगर बेचेंगे तो उसके ऊपर 10% कैपिटल गेन्स टैक्स आएगा। अभी बॉन्ड फंड में क्या हुआ है पिछले साल से, आई थिंक एनी इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर 1 अप्रैल 22, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके पहले इन्वेस्ट किया है उनको 3 साल के ऊपर इंडेक्सेशन मिलेगा और उसके ऊपर 20% टैक्स बैठेगा। लेकिन पिछले साल से बॉन्ड इनकम इज एज गुड एज बैंक इंटरेस्ट इनकम। इट इज फुल्ली टैक्सेबल एट फुल रेट। देयर इज नो एग्जम्पशन। थैंक यू सर। Yeah. Next question is by Mr. Naveen Jain साहब। जैन साहब। हाँ, ये लास्ट एजीएम में हमने एजेंडा रखा था ऑडिटर के बारे में पूछना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो लास्ट एजीएम में एजेंडा में रखा था, लेकिन हमारा जो सीए उस मीटिंग में बैठा था तो उसने कहा कि अभी पैनल है ना गवर्नमेंट का आया नहीं है, इट विल कम इन जनवरी और फरवरी में पैनल आएगा, तो वी विल पोस्टपोन दिस अपॉइंटमेंट टू जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि अभी किसको अपॉइंट किया तो शायद हो सकता है वो पैनल में नहीं आवे। तो इसकी क्या पोजीशन है? हमने अभी किया उसको अपॉइंटमेंट, तभी नहीं किया। हेमंत सर, विल यू प्लीज? जैन साहब, ऐसा है कि वो गवर्नमेंट का पैनल को आप छोड़ दीजिए। जिस दिन आप अपॉइंटमेंट लेते हैं वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग पैनल है, दे हैव टू कंटिन्यू irrespective of the fact that their name appears or not appears in the new panel. And if it does not appear in the new panel, then at that time you will have to write to the your local cooperative register for appointment. Then now you cannot do it. Okay. Thanks. आपके समझो मानो उदाहरण के तौर पे
आपने 25 सितंबर को आपका एजीएम लिया। हाँ 25 सितंबर को सबसिस्टिंग मतलब वैलिड पैनल या एक्सपायर्ड पैनल, इट इज बाय लॉ कि कानून तब तक लागू रहेगा जब तक वो सेट ऑफ सेट असाइड वगैरह डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता है। तो 25 सितंबर को आपके हाथ में जो पैनल लिस्ट है उसमें से आपको अपॉइंट करना है, ठीक है। अभी 25 सितंबर को जो पैनल लिस्ट है वो चालू लिस्ट है या एक्सपायर्ड लिस्ट है, वो आपको नहीं देखना उसमें से। वो सीए ने हमको ऐसा एडवाइस किया कि अभी ये लिस्ट तो खत्म हो गया, अभी नया लिस्ट आया नहीं है, आने वाला था लेकिन आया नहीं है, और जनवरी फरवरी में आएगा। You cannot appoint an auditor, statutory auditor, in any other way except the AGM। जो कानून सेक्शन 75 में जो लिखा है उसको कंप्लायंस करना 81 के हिसाब से भी। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हरि मुरलीधर। मिस्टर हरि मुरलीधर प्लीज। Yes, sir. Coming to ये जो MCS रूल 61 है, you just stated that उसमें cooperative housing society नहीं आती है, only other society, another commercial societies आती है। Is that clarified, sir? Clear? MCS रूल 61 में जो हमें बुक ऑफ अकाउंट देखने के लिए ओपन करना है 45 days after the closing of account, is cooperative housing society also part of it? और नहीं देखने दिया तो क्या वायोलेशन? एंड द सेकंड वाउचर का जो आपने पॉइंट बोला था, वाउचर अनसाइंड रहते हैं। व्हेन वी इंस्पेक्टेड द बुक आफ्टर ऑडिट वाज डन, वी फाउंड इट वाज अनसाइंड एंड वी बॉट टू नोटिस कुछ नहीं एक्शन लिया। व्हाट कैन बी डन? इट इज अ फेलियर ऑफ ऑडिट। आई रेस्ट माय क्वेश्चन। सुरेंद्र साहब, विल टेक केयर। हाँ, 61 का आप बताइए, वाउचर को मैं बताता हूँ। तो ऐसा है कि सर आपके सोसाइटी में ग्रीवेंस कमेटी फॉर्म की है 4 मई 23 के बाद। Sir, this matter was 2 years ago when we had bought this after an auditing was done. The voucher challans, my dad was also an auditor. He said that none of the voucher is been signed. He raised no objection. But they just kept quiet, they didn't answer, nothing. And I said this has to be minuted, बस इतना बोल के खत्म हो गया। I said the voucher has not been signed, voucher लगा है ना, वो है, सब हो गया है ना, बिल भी लगा हुआ है। I said but the voucher has to be signed, right? You are paying the money, right? And this is after audit was done, not I'm not talking rule 61 नहीं, I'm talking about after audit जब book of account हुआ, before AGM जो हुआ तब की बात। ओके, अब ये वाउचर चेक पेमेंट है, कैश पेमेंट है? सब चेक पेमेंट है। चेक पेमेंट है, ओके। अकाउंटेंट ने भी सही नहीं किया वाउचर के ऊपर? Society has a full-time manager. It's a decent society. Society has a full-time manager. Chairman, secretary, treasurer सब available रहते हैं. But किसी की वाउचर पे साइन नहीं. Not anybody sign. Only manager has prepared it. वही है prepared by manager. बाकी किसी की अप्रूवल की साइन नहीं है. पेमेंट हो भी गई, सब चीज हो गया, ऑडिट हुआ, and everything is done. ओके, चेक के ऊपर 2 आदमी साइन करते हैं या तीनों जन साइन करते हैं? सर 2 साइन करते हैं चेक पे। 2 साइन करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये मेजर फ्लॉ है। तो अभी इसमें तो आपको एजीएम में सवाल उठा के मिनट करके लेना चाहिए। अभी उसके आगे क्या कर सकते हैं मैं नहीं बोल सकता हूँ कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार को लिखेंगे तो वो क्या एक्शन लेगा मुझे पता नहीं है। हेमंत सर कैन एडवाइस सर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या वायलेशन है? वायलेशन तो व्हाट इट मीन? या दैट इज, दिस इज अ लैक ऑफ कंट्रोल। सी फाइनली क्या होता है कि चेक रिस्पॉन्सिबल लोगों ने साइन किया है। अभी जो बिल आया है, बिल अप्रूवल के ऊपर साइन है कि नहीं है? बिल अप्रूव करके साइन है कि नहीं है किसी का? सर अप्रूव मैनेजर ही करके, ये कमेटी मेंबर खाली ऐसे छोटे साइन करके अप्रूव बोलते हैं, बट वाउचर तो लगा ही है ना। नहीं देखिए, नहीं मेरा सवाल दूसरा है साहब। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि
भले मान लो कि वाउचर पे साइन नहीं किया है, ये वाउचर इन लोगों ने बाद में बनाया, ये तो पक्का हो रहा है, लेकिन जब बिल आया तो बिल के ऊपर उसने मैनेजर ने चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजर या किसी का तो अप्रूव करके सिग्नेचर लिया होगा, उसके बाद ही चेक बनाया होगा कि वो भी नहीं हुआ है। That I would not be able to recall now. हाँ, तो ये चीजें भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो प्रूव हो रहा है कि उन्होंने वाउचर बाद में बनाया है, लेकिन एक तो कंट्रोल है कि भाई बिल के ऊपर उसने अप्रूवल किया है कि नहीं किया है, कि डायरेक्ट इन्होंने चेक पे साइन किया है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। पुरानी साहब मुझे एक चीज बताइए ना कि भाई वाउचर नहीं बनाया, बना ही नहीं है वाउचर, है ना, या वाउचर में फॉल्स सिग्नेचर है या फॉल्स अमाउंट है या सपोर्टिंग नहीं है या कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि वाउचर पे सिग्नेचर नहीं है, ना लेने वाले का सिग्नेचर है, ना या ऑफिस बेरर का सिग्नेचर है, ना मैनेजर का सिग्नेचर है। Will this invalidate that particular transaction when there is an entry in the bank statement? अभी जैसे एक वाउचर है कि भाई आपने 100 रुपए का ही कंप्यूटर लिया, 100 रुपए का जो कंप्यूटर कंपोनेंट लिया हुआ है, क्या वो ऑफिस में मौजूद है, यस और नो? मैं बोलता हूँ चलो है यस। 100 रुपए का एंट्री बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है या नहीं है, आई से यस। ठीक है, चेक में भी साइन किया हुआ है, यस। देयर इज अ मैनेजिंग कमेटी मीटिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विच स्टेट्स कि भाई ये हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं 100 रुपए का, और फिर आपने वाउचर नहीं बनाया किसी कारणवश, या वाउचर घूम गया या चीर फट गया या कुछ भी हो गया, तो will it invalidate the entire transaction is a technical question. And now another thing also I would like to point out, there is a very particular and a very very interesting section 77. What I will do for the benefit of our friends here, I will just simply display it, because this is the problem कि हमारी सोसाइटी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे मैनेजर ने साइन नहीं किया, वगैरह वगैरह। कैन यू सी दिस सर क्लियरली? Yes, yes, yes. Should I expand it a bit? No, it is clear. Okay. So now this particular section says no act of the society or a committee done in good faith in pursuance of the business of the society shall be deemed invalid by any subsequent defect वगैरह वगैरह। अभी जैसे मैंने कहा आपके कंप्यूटर में, आपके सोसाइटी में कंप्यूटर मौजूद है, यस और नो, आपने वो चेक दिया हुआ है, यस और नो, आपने जीएसटी काटा है, यस और नो, आपने टीडीएस काटा है, यस और नो। अगर ये सब चीज का जवाब यस है तो वो ट्रांजैक्शन फॉल्टी कैसा है? जैसे अभी रीऑडिट के लिए गया, रीऑडिटर यही सब पॉइंट देखने वाला है और अल्टीमेटली वो ये बोलेगा कि नहीं साहब आपका तो प्रोसीजर लैप्स हुआ है, which can be easily condoned of under the section which you are just seeing on your screen. So in the re-audit, this particular member's grievance does not hold anything, and when there is an inquiry under section 83 कि भाई चलो गड़बड़ को चेक करो, अभी एक 88 का ऑफिसर आएगा, बोलेगा नहीं ये तो सब ऑफिस में है कंप्यूटर, मैंने चेक किया, मैंने तो देखा कि टीडीएस भी काटा हुआ है, मैंने तो देखा कि भाई जीएसटी भी काटा हुआ है, मैंने ये भी देख लिया कि एमसी मिनट्स में वो नोटिंग भी कर लिया हुआ है। अभी वाउचर पे साइन नहीं है, ए प्रोसीजर लैप्स है, पैनल ऑडिटर ने उसको ध्यान नहीं दिया, मैनेजिंग कमेटी का फॉल्ट नहीं है, बिकॉज मैनेजिंग कमेटी इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन 77(1). So now what happens? That 88 officer will not say कि सोसाइटी में कुछ मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, it has to only say legally ये प्रोसीजरल लैप्स हुआ, और प्रोसीजरल लैप्स को कंडोन करने का ये सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे।
Mr. Hariharan, if you have any further questions on this thing. No, sir. This point रूल regarding 61 का मैंने yes, आपको sir. ऑलरेडी आंसर कर दिया. इट इज द सेम आंसर. देयर इज नो डिफरेंस. When Section 75 prescribes to prepare the accounts and to send it within 4 months, then Rule 61 has got no scope for the general body members to come and scrutinize. Once the audit has been done, once an AGM notice has been issued, then in the AGM notice there is a typical notice कि आपको कुछ चेक करना है हमारे अकाउंट बुक्स वगैरह, आप आके चेक कर लो. हाँ, आपका राइट है. सोसाइटी को 154B के अंदर में आप अर्जी डाल दीजिए कि सोसाइटी के ऑफिस में जो भी कागज है, इंक्लूडिंग द बैंक स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग द वाउचर्स और ये वो वगैरह वगैरह, आप सब हमको दिखाइए. और फिर भी आप अगर एग्रीड हो तो आप अपने पैसे से गवर्नमेंट और ही ऑडिट करवा लीजिए. पर यू कैन नॉट डाउट, कीप ऑन डाउटिंग और इंसिनुएटिंग or creating assumptions against the managing committee. If you have grievance against the managing committee, you cannot talk to the managing committee for answers. Somebody was asking कि हम auditor को पूछ सकते हैं कि as a member can I ask questions to the auditor? You have got no right to ask any questions to the auditor. It is only the managing committee. Okay, fine. In an AGM, if the auditor is called specifically to answer specific questions, then with the permission of the chair, you may ask the questions to the auditor. But if the chair says, if the president of the meeting says, I am disallowing it, then a general body member has got no right to speak out in a general body meeting. Next question is by Mr. Dilip Rao. Mr. Dilip Rao. Rao sir, please go ahead. We will take up one more question after this by Mr. Sejal and then finish off this webinar for today. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है. अगर एजीएम में कमिटी को अगर कोई स्पेशल डिग्नेटरी ऑडिटर बोलने तो कोई एक लॉयर को बुलाना रहता है तो वो बुला सकते हैं क्या? और बुला सकते हैं तो कौन से एक्ट रूल्स ने तो बायलॉज के अनुसार वो कर सकते हैं? उसका खाली ये चाहिए रेफरेंस. एजीएम में बुलाने का है स्पेशल डिग्नेटरीज. कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना, एक्ट में रूल्स में तो बायलॉज में कुछ होना चाहिए स्पेशल डिग्नेटरी. प्लीज. हेमंत सर. अच्छा, okay, wait. I thought something else. Okay. सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटी तो आपने चुना है, यू वुड एग्री टू इट सर जी? राव साहब. हाँ सर. क्या? नहीं, अगर समझो अगर चेयरमैन को नहीं तो किसी को अगर एजीएम में एडवोकेट को बुलाना है कुछ उनके सब कुछ एक बोलने के लिए, वो बुला सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो फिर वो कौन एक्ट रूल्स में डायलॉग में किधर कुछ उसका रेफरेंस है क्या? वो चाहिए मुझे, और कुछ नहीं. बुलाना है एडवोकेट को, बुलाना है कुछ अपने बाजू में कुछ उनको बोलने के लिए, मेंबर्स को बताने के लिए. ऐसे तो बायलॉज में कोई और एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं. सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी, इट इज एन इलेक्टेड बॉडी. इट हैज गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 76, है ना. तो उसको जो बुलाना है, जिस किसी को भी बुलाना है, वो उसका राइट है. जनरल बॉडी का मेंबर ये नहीं बोल सकता है कि इसको बुलाओ या उसको नहीं बुलाओ. आपके लिए एक जानकारी दे दूं. ओके. नहीं, लेकिन मेंबर पूछ रहे थे कौन सा, आपको कुछ रेफरेंस दे दो हमको एक्ट रूल्स में तो बायलॉज के अनुसार आप कैसे बुला सकते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अंडर सेक्शन 76 सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी इज द इलेक्टेड बॉडी. इट इज द सोल एडमिनिस्ट्रेटिंग and governing authority in the society. So it can call anybody in the society as a special invitee, provided the mention is there in the AGM notice or SGM notice also, and the general body member have got no authority to stop him. बहुत से सोसाइटी में ऐसा होता है, नहीं आपने इनको बुला लिया, बुला नहीं सकते, मीटिंग तो खाली मेंबर्स की होती है. Nothing of that sort.
It is a discretion, final decision of the managing committee. Or is it discussion with only DDR? Why will it be the discretion of the any authority, anybody else, if the authority is given to the managing committee under section 76? Thank you. महादेव साहब, सेक्शन 76 है या 73 है? I have to check, sir. I have to check. बट मेरे हिसाब से ना, इनका जो सवाल है ना, अब मान लो, देखिए, कोई भी मान लो एक ट्रिकी मैटर, लीगल मैटर सोसाइटी में आया है, कोई भी रीडेवलपमेंट हो या कुछ भी हो, तो अगर सोसाइटी को लगता है कि भाई एडवोकेट को बुला के वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो बुला सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई। Well, it is section 73 and not 76. ठीक है. Now we will conclude this webinar. Before concluding, I would like to thank our speaker, Mr. Mahadev Puranik sir, for all his knowledge and experience sharing. He has been humble enough to accept my repeated requests to come to these webinars for the purposes of our answering our friends, sharing his knowledge to the friends. I am obliged to you, Mr. Puranik sir. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity, sir. Now, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Thank you. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye-bye.